बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया था और कुछ सवाल किए थे पास्ट पेपर्स के। आज की क्लास में भी हमें काइनेमेटिक्स के कुछ पास्ट पेपर्स करने हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक और क्लियर हो जाए और फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अगली क्लास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ साइक्लिस्ट टुक 30 सेकेंड्स फ्रॉम राइट फ्रॉम ए टू बी। द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डैश से शुरू हुआ, 21 पे गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर नीचे आ गया। ठीक है, मैं बोला भाई फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। बेटा अगर स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालना हो तो हमें इसका एरिया निकालना है। अच्छा भाई, अब कितने वो बन रहे हैं यहाँ देख लेते हैं। एक ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, एरिया 2 है आपका रेक्टेंगल और एरिया 3 है आपका ट्रेपीजियम। अब पार्ट ए, एरिया 1 के लिए जो है वो हमें करना पड़ेगा। ट्राइंगल है तो बेस होगा 10 और हाइट आपकी देखो 20 से आगे 21 आ रही है। ये एक सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चे देखते हैं कि यार ये 20 लग रहा है और बच्चे समझते हैं एग्जामिनर होल नंबर ही देगा, लेकिन एग्जामिनर बच्चों होल नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर ने देखो आपको 21 दे दिया है, तो आप क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज 10 और हाइट विच इज 21, तो ये आ जाएगा 105। फिर एरिया टू कैसा आएगा, एरिया टू है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, लेंथ है 10 की और ब्रेथ है 21 की। 10 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज 210। और एरिया 3 है ट्रेपीजियम। ये आपको पता है ये साइड 21 है, ये कोने वाली साइड कितनी होगी आपको निकालनी पड़ेगी। ये आपकी आ रही है 16 आ रही है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 21 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 185 आना चाहिए। ठीक है, सारे आंसर्स आ गए भाई, तीनों को प्लस कर लेंगे। 100 और 100, 200, 290, 300 और ये आ गया आपके पास पूरा डिस्टेंस आ रहा है एग्जैक्ट 500। 500 मीटर लिख दिया। फिर ये क्या आप लोगों को 2 मार्क्स मिल गए। पार्ट बी में बोल रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द फाइनल 10 सेकेंड्स। रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस लाइन की अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, यहां से यहाँ एंडिंग पॉइंट पे चेंज इन वाई हो रहा है 21 से 16 पे ना, -5, और चेंज इन एक्स 20 से 30 पे हो रहा है 10। चेंज इन वाई हो रहा है -5, चेंज इन एक्स हो रहा है 10। सॉरी बेटा, गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ प्लस होता है। 21 प्लस 16, सॉरी बेटा। ठीक है, चेंज इन वाई हो रहा था -5, चेंज इन एक्स हो रहा था +10। तो पार्ट बी होगा -5/10 विच इज -0.5। अब रिटार्डेशन में हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स ऑफ अ जर्नी। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 16। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किस तरह आती है, चैट बॉक्स में बताएं। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किस तरह आती है। स्पीड ग्रेडियंट, वेरी गुड। स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब 16 पे निकालनी है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी पिछले सवालों में कि इस लाइन पे जब आप ग्रेडियंट निकालोगे इस लाइन का, तो थ्रू आउट द लाइन ग्रेडियंट सेम ही होगा। मतलब 12 पे भी वही होगा, 14, 16, 18, 20 सब पे ग्रेडियंट जो है वो आपका सेम ही रहेगा। तो इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है मुझे। इस पॉइंट से जब मैं एंडिंग पॉइंट पे जा रहा हूँ तो चेंज इन वाई कितना हो रहा है, +15 हो रहा है, और 12 से 20 में चेंज इन एक्स हो रहा है 8।
चेंज इन वाई हो रहा है 15, चेंज इन एक्स हो रहा है 8। तो पार्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए के पार्ट वन का? चेंज इन वाई इज 15, चेंज इन एक्स इज 8। तो 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट बी में बोला हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब एरिया निकालना है। अब एक शेप ये रहा एरिया वन, और एक ये ट्राइंगल है एरिया टू। इस ट्रेपीजियम में बेटा पैरेलल साइड्स एक ये रही और एक ये रही। एक पैरेलल साइड है 8 और दूसरी है 6, और हाइट कितनी है बच्चों? हाइट है 5। तो एरिया वन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 35। और फिर यहाँ पे तो स्पीड जीरो थी, तो डिस्टेंस भी कुछ नहीं होगा। और फिर एक ये शेप बन रहा है, ये है ट्राइंगल जिसकी बेस 8 है और हाइट 15 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा 60। दोनों आंसर को प्लस करेंगे, आ गया आंसर 95। 95 मीटर्स। यहाँ लिख देंगे भाई 15/8 और 95। ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस कैच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 मार्क का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया है। हमने 3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ की प्रैक्टिस करी थी लेक्चर के अंदर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले पॉइंट्स लेने होते हैं। टाइम लिखा और डिस्टेंस लिखा। जब टाइम जीरो होगा तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। अब जैसे जैसे, अब हमने पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाला था 35, लेकिन हम लोग 8 पे 35 डायरेक्टली मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो 6 सेकंड है उस पर स्पीड कांस्टेंट थी और यहाँ पे स्पीड डिक्रीजिंग है। तो हमें 6 सेकंड का डिस्टेंस अलग निकालना पड़ेगा और फिर 8 का अलग निकालना पड़ेगा। 6 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं ये रेक्टेंगल बना दूं तो 6 × 5 हो जाएगा 30। 6 सेकंड बाद जो है वो आपका डिस्टेंस आ रहा है 30, तो ये आपको एक अलग पॉइंट लेना पड़ेगा। 6 सेकंड बाद आ रहा है डिस्टेंस 30, फिर 8 सेकंड बाद का आपने निकाला हुआ था, 8 सेकंड बाद आ रहा है 35। 8 से 12 गाड़ी जो है वो रेस्ट पे थी, जीरो की स्पीड पे थी। तो 8 पे 35 है, तो 12 पे भी 35 ही होगा, क्योंकि इस वक्त तो कोई डिस्टेंस ही नहीं आया। और फिर आखिरी 8 सेकंड में 60 आया था, तो 20 पे जाके हो गया था फिर 95। 20 पे जाके डिस्टेंस हो गया था 95। मैं ये पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब टाइम जीरो होगा तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बनी 6 सेकंड तक, तो 6 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया। 6×5 = 30, 6 पे आ गया 30। 8 पे 35 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे। 8 से 12 तक कोई डिस्टेंस नहीं हुआ, तो 12 पे भी डिस्टेंस 35 ही होगा। और फिर आखिरी 8 सेकंड में 60 हुआ है, तो 35 + 60 इज 95। ये आ गए आपके पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। 0 पे 0, 6 पे आ जाएगा 30, 8 पे 35, 12 पे भी 35, और 20 पे आ रहा है 95। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब आपको स्पीड के हिसाब से देखना है। कांस्टेंट स्पीड होगी तो स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग होगी तो नीचे से ऊपर, डिक्रीजिंग होगी तो ऊपर से नीचे। कांस्टेंट है फिर डिक्रीजिंग है। कांस्टेंट में बनी स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग में बनेगा ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फिर आखिरी 8 सेकंड जो है वो था इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आपका बन गया बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 1 मिनट देख रहा हूँ, ये सुकून से देख लो, कोई सवाल है तो पूछो। पार्ट है, ये बात बेटा कौन सा पार्ट है? 2 पार्ट थे, ग्रेडियंट वाला या डिस्टेंस वाला? एक्सेलरेशन 15/8 कैसा है, ये समझ नहीं आया? ठीक है, पहले 1 मिनट ये देख लो, फिर मैं 15/8 का भी समझा देता हूँ फिर से। ये सवाल देख लो पहले।
देखो बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे रहा है, तभी हमने इतनी एग्जांपल्स करी थी इसकी। पार्ट 1 देख लेते हैं। ये बात बेटा बोला बता, जब एक्सेलरेशन बताओ जब टाइम 16 हो। एक्सेलरेशन कैसे आएगी? जब हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे। और इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा बेटा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई देखो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और चेंज इन एक्स कितना हो रहा है, 12 से 20 में 8। तो 15/8 आ गई एक्सेलरेशन। अब इस पूरी लाइन की एक्सेलरेशन 15/8 है। तो अब आपसे एग्जामिनर 14 पे पूछे, 16 पे पूछे, 18 पे पूछे या 20 पे पूछे, आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे 15/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट 300 मीटर्स। ठीक है, हमें टाइम बताना है। तो जिस तरह का पहला सवाल हमने किया था ना, इसमें 1 किलोमीटर वाला सीन था जो हमने कल सवाल किया था, उस तरह का सवाल आ गया। 300 मीटर का बताना है। पहले तो ये एक शेप बन रहा है ट्राइंगल। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है डिस्टेंस। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 30। और हाइट कितनी है भाई? 10 से 15 में 10 बॉक्सेस बने हुए, मतलब हर 2 बॉक्स पे एक का भर रहा है ना। तो यहाँ 11 हो जाएगा और ये 12 आ गया। तो बेस 30 है, हाइट 12 है। ये आंसर आ गया हमारे पास 180। अब 180 के बाद 50 तक जो है वो रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हर 1 सेकंड का जब इंक्रीज आएगा, ठीक है, मतलब लेंथ बढ़ती रहेगी और ब्रेथ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगी। ब्रेथ आपकी 12 है, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। लेंथ में फर्क आएगा, और जितना लेंथ में फर्क आएगा उतना टाइम इंक्रीज होता रहेगा। मतलब हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। और अब जो हमें आंसर चाहिए, वो आंसर कितना चाहिए होगा? हमारा पहले 30 सेकंड में 180 कवर कर लिए, हमें करना है 300 कवर। तो 300 माइनस 180, अब 120 मीटर और कवर करने। और यहाँ पे शेप बनेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हमें नहीं पता कि हमें कितनी लेंथ यूज करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन हमें ब्रेथ पता है, ब्रेथ थ्रू आउट जो है वो 12 तक कांस्टेंट ही रहेगी। तो ब्रेथ हो गई 12, लेंथ हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 120। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर दो। 120 डिवाइड बाई 12 इज 10। मतलब जब लेंथ 10 होगी, तब जो है आपका आंसर जो है 120 आएगा। और पहला 180 आया हुआ है, तो टोटल आ जाएगा 300। तो 30 में अगर 10 की लेंथ मुझे प्लस करनी है, तो मुझे आना पड़ेगा 40 पे। मतलब जब टाइम 40 हो रहा होगा, तो यहाँ पे 120 डिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे 180 आया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 300। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम तरीके से हमने सॉल्व करा है। तो आंसर होगा लेंथ का, टाइम होगा 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स बाद हम लोग 300 मीटर्स कवर कर लेंगे। और 7 का पार्ट बी, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बता रहा हूं मैं, इसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा, फिर सब चीजें रिवाइज हो रही होंगी। बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ साइक्लिस्ट व्हेन टाइम इज 55। बच्चों, टेंजेंट का क्या मतलब होता है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो एक कर्व के एक पॉइंट से क्रॉस कर रही होती है, एक कर्व के एक पॉइंट पे वो मीट करती है वो लाइन। टेंजेंट क्या होता है? जो एक कर्व होता है ना, जैसे एक कर्व बना हुआ है आपके पास, इस पे एक पॉइंट पे मीट करेगी, इस कर्व के एक पॉइंट पे मीट करेगी। अब वो पॉइंट कौन सा होगा? वो एग्जामिनर ने बोला 55 होगा। अब 55 का है भाई? 55 है 50 और 60 के बीच में, ये पॉइंट है। अब हमें टेंजेंट बनाना है। ये मैंने टेंजेंट बना लिया। अब आप देखो, ये जो टेंजेंट है, ये इस लाइन पे 55 पे कट कर रहा है।
अब हमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ग्रेडियंट, तो हम इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो हमने टेंजेंट बनाया है इसका हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो आपको आंसर दिया होगा ना पीछे आंसर शीट में, उसमें एक रेंज होगी, क्योंकि हर बच्चे का टेंजेंट डिफरेंट बनता है। हो सकता है किसी बच्चे का इस तरह बन रहा हो। ठीक है, तो हर बच्चे का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होता है। अब आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट तो सीधा सीधा ये वाला ही ले लो। 55 पे क्या आ रहा है, 55 पे आ रहा है 12। और 60 पे क्या आ रहा है, देख लो भाई, 60 पे आ रहा है 10.5। ये 60 पे आपके पास आ रहा है भाई 10.5। 2 पॉइंट्स आ गए, ग्रेडियंट निकाल लो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 12 माइनस 10.5 होता है 1.5। 55 माइनस 60 इज -5। ठीक है, डेसिमल हटा के टोपी बना देंगे भाई। 15 अपॉन -50 विच इज -3/10। क्या रिटार्डेशन में हम लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते, नेगेटिव साइन को हम कर देते हैं इग्नोर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 या फिर 0.3, जो लिखना हो। अब पीछे मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने जो है ना, वो मेरे ख्याल से 0.25 से 0.4 तक सारे आंसर एक्सेप्ट किए हुए हैं, क्योंकि हर बंदे का टेंजेंट डिफरेंट बनेगा और हर बंदे का ग्रेडियंट डिफरेंट आ रहा होगा। आपके टेंजेंट के हिसाब से आपने जो पॉइंट्स लिए होंगे ना, उस पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है एक लाइन जो कि कर्व पे एक पॉइंट पे मीट करेगी। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ होगा। उस पॉइंट पे आपने एक लाइन बना ली, और फिर रिटार्डेशन बोला हुआ है, मतलब आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो आप इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम 55 पे ग्रेडियंट कितना आ रहा है। यहाँ पे रिटार्डेशन बोला हुआ था, मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/10। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्लियर है भाई सबको? बेटा 2 पॉइंट्स ले लेना, और फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना ग्रेडियंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है 20 सेकेंड्स का। कैलकुलेट द मोटरसाइकिल इज रिटार्डेशन ड्यूरिंग द फाइनल 8 सेकेंड्स। मतलब 20 से 12, फाइनल 8 सेकेंड्स की बात हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब ग्रेडियंट। चेंज इन वाई कितना हो रहा है भाई, 30 से 0 पे आ रहा है, -30 हो रहा है। और 12 से 20 में चेंज इन एक्स हो रहा है 8। चेंज इन वाई इज -30, चेंज इन एक्स इज 8, -15/4। रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन इग्नोर होगी, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख दो भाई 15/4। पार्ट बी में बोला भाई कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। चलो भाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक आपका बन गया ये ट्राइंगल, फिर ये आपका बन जाएगा ट्रेपीजियम, और फिर बन जाएगा ट्राइंगल। एरिया 1 क्या है भाई, बेस 8 है और हाइट है 15। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 60 आ गया। एरिया 2, ये आपके पास 15 है और ये आपके पास है 30, और हाइट कितनी है 4। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 45, 2 × 90। और फिर एरिया 3 क्या है आपके पास, ट्राइंगल है, बेस है 8 और हाइट है 30। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30, 1 जार 4 जार 4 × 30 इज 120। इन तीनों को प्लस कर लो, 60 + 90 इज 150, 150 + 120 इज 270।
टोटल डिस्टेंस आ गया 270 मीटर्स। ठीक है, कोई मसला बच्चों? सब साथ हो अब तक? सब एक दफा रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्या यहाँ तक सब साथ हैं? मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, 9 का जो पार्ट बी है ना, ये आप लोगों को क्रॉस आउट कर देना है। 9 का पार्ट भी आप लोग क्रॉस आउट कर दोगे, ये अभी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पास्ट पेपर्स का एक्सेस दिया हुआ है ना, उसमें काइनेमेटिक्स के सवाल होंगे। तो 9 का पार्ट भी जो है वो क्रॉस आउट कर देना। जी बेटा उर्मा। हम जो 3 एरिया निकालते हैं, अगर डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से करें तो भी सेम आंसर आता है। बेटा कौन सा ट्रेपेजियम बनाओगी आप? ये आपके पास एक अलग लाइन बनी है ना, फिर ये अलग शेप बन रहा है यहाँ से। तो ये पूरा अगर आप ले लो तो ये तो कोई शेप ही नहीं है ना, क्योंकि ये लाइन सेम नहीं है, अलग अलग है। तभी इसको अलग उसमें ब्रेक करना पड़ा, इसको अलग उसमें ब्रेक करना पड़ा, इसको अलग उसमें ब्रेक करना पड़ा। अगर आप एक साथ लोगे तो कोई शेप ही नहीं बनेगा स्पेसिफिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। स्पीड टाइम ग्राफ है। अली वॉज ऑन अ ट्रेनिंग रन। द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द पार्ट ऑफ हिज रन। एट टाइम जीरो हिज स्पीड वॉज 8। ठीक है। हिज स्पीड डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट अंटिल इट वॉज 4 मीटर पर सेकेंड एट टाइम 200। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 200 सेकेंड्स। मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। 8 से 4 में चेंज इन वाई कितना होगा? -4। और चेंज इन एक्स कितना होगा 0 से 200 में? 200। -4/200 इज -1/50। और रिटार्डेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो माइनस साइन को हम कर देंगे इग्नोर। 1/50 आ गया, पहला पार्ट हो गया, 1 मार्क हमें मिल चुका है। पार्ट बी में बोल रहा है द डिस्टेंस ही रैन ड्यूरिंग द फर्स्ट 200 सेकेंड्स। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये बन रहा है ट्रेपीजियम। एक पैरेलल साइड है 8, एक साइड है 4, और हाइट है 200। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 + 4 मल्टीप्लाई बाय 200। ये हो जाएगा 12, ये बन जाएगा 100। 12 × 100 इज 1200। 2 मार्क्स और मिल गए, 4 मार्क हो गए भाई। फाइंड हिज स्पीड एट टाइम 150। टाइम 150 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमें स्पीड पता लगानी है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें स्पीड पता लगानी हो, किस तरह पता लगाएंगे बेटा?
बेटा क्योंकि यहां से यहां तक चेंज इन वाई 8 से 4 पे आ रहा है ना, वो 8 से 0 पे तो नहीं जा रहा। अगर 8 से 4 पे आ रहा है इस लाइन पे, तो चेंज इन वाई तो -4 होगा ना ये बात। मुझे बच्चों एक बात बताओ, हमने एक सवाल करा हुआ है लास्ट क्लास में, कल ही करा था, कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड मांगी जाए तो हम क्या करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड मांगी जाए तो हम क्या करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड मांगी जाए तो हम क्या करते हैं। हम बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, हमने एक सवाल पहले भी किया था, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा। स्पीड टाइम ग्राफ में हमसे स्पीड मांग ली थी, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, S = MT+C। वाई की जगह S आएगा और एक्स की जगह T आएगा। तो यहां पे भी हम देखो, हमारे सवाल में स्पीड मांग ली है। इक्वेशन क्या होगी, मैं पार्ट्स यहाँ कर रहा हूँ। S = MT+C। वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट है 8। और ग्रेडियंट हमने पहले पार्ट में निकाला था, ग्रेडियंट निकाला था -1/50। अच्छा, अब एक और गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ग्रेडियंट तो 1/50 लेंगे हम लोग ने, हमने यहाँ निकाला है। भाई ये रिटार्डेशन थी, तभी हमने -1 इग्नोर करा। लेकिन ग्रेडियंट तो -1/50 आया ना, तो हम ग्रेडियंट की जगह -1/50 यूज करेंगे। तो S = M की जगह आ गया -1/50, T प्लस वाई इंटरसेप्ट जो है वो है 8। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपसे मांगा है फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज 150। तो टाइम की जगह आ जाएगा 150। S = -1/50, टाइम की जगह आ गया 150 +8। ये 0 0 कैंसिल हुआ, ये 1 जार, ये 3 जार। S = -3 + 8 विच इज 5। 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, बैन रैन एट अ कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज अली। एट टाइम 0 अली एंड बैन वर लेवल। दे रैन द सेम डिस्टेंस इन द नेक्स्ट 150 सेकेंड्स। कैलकुलेट बैन स्पीड। बैन एक कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा था, मतलब बैन की होगी स्ट्रेट लाइन। 150 सेकेंड्स के बाद बैन का और अली का डिस्टेंस जो है वो सेम था। 150 सेकेंड अगर हम लोग सपोज कर लें इधर है, तो अब मुझे पता है 150 पे यहाँ पे आ रहा होगा 5, और अली का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। अब ये एक ट्रेपीजियम है, जिसमें ये साइड 8 है, ये साइड 5 है, और हाइट है 150। इससे मेरे पास अली का डिस्टेंस आ जाएगा। और एग्जामिनर ने मुझे बोला हुआ है कि अली और बैन का डिस्टेंस जो है वो सेम है। पहले हम अली का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अली 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है 8, एक साइड है 5, और हाइट है 150। बेटा कोई मुझे इसका आंसर निकाल के बता दे। 8 + 5 होता है 13। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 150। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 150। बच्चों क्या आंसर आ रहा है।
1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 150। 975। ठीक है। अब अली का डिस्टेंस 975 है, तो बैन का डिस्टेंस भी 975 होगा। हमें निकालनी है बैन की स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्योंकि सेम है, तो बैन का भी 975 होगा, और टाइम आपको बताया हुआ है 150। तो 975 डिवाइड बाय 150 कितना आ रहा है? वो बैन की स्पीड आ जाएगी 975 डिवाइडेड बाय 150। ये बता दो क्या आंसर आ रहा है? 6.5। तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है। ये अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 6 मार्क का। ये आप लोग देख लो बेटा, सब सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था इस सवाल में। पार्ट 2 में क्या हो रहा है? हमें बोला हुआ था कि अली और बैन का जो डिस्टेंस है वो सेम है 150 सेकेंड्स पे। तो अली का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मुझे पता चला था कि 150 पे जो स्पीड है वो 5 होगी। तो ये शेप ट्रेपीजियम बन गया, जिसमें एक साइड आ गई 8, एक आ गई 5, और हाइट आ गई 150। इसकी मदद से मैंने अली का डिस्टेंस निकाल लिया। अब अली का डिस्टेंस 975 है, तो बैन का भी कितना होगा? 975 होगा। हमें निकालनी थी बैन की स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा। डिस्टेंस की जगह 975, टाइम की जगह 150। आंसर आ गया 6.5। बेटा 150 तो सवाल में दिया हुआ था ना। अच्छा, यहाँ कैसे मार्क किया? बेटा रैंडमली कुछ भी ले लो। आपको तो पता है ना 150 पे 5 आ रहा है। मैंने बस रैंडमली लिया ये वैल्यू, कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लेनी है इसमें। बस ये पता है ना कि 150 पे 5 आ रहा है, तो बस ये चीज शो करनी थी, 150 पे 5 आ रहा है। ठीक है। फिर पार्ट भी करना नहीं है। अब 10 जो है वो काफी लेंदी सवाल है। 10 देखते हैं भाई। 10 जो है वो 7 10 और 12 मार्क का सवाल है, जो P2 में आया था 2009 में। चलो भाई 12 मार्क का सवाल सॉल्व करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है। फॉर द फर्स्ट 10 seconds ऑफ देयर मोशन, ऑब्जेक्ट ए ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट द 10 seconds. Object B started from rest and accelerated at a constant rate, attaining a speed of 20 meter per second after 5 seconds. It then traveled at a constant speed. बेटा यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो 12 की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 सेकंड तक। ऑब्जेक्ट बी जो है वो 0 से शुरू हो रहा है,
और पहले 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो रही है 20, और फिर अगले 5 सेकंड तक भी उसकी स्पीड रह रही है 20। पहले पार्ट में पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स। हमारे पास एक जगह कम है इस सवाल में, पार्ट 1 यहाँ कर लेता हूँ। पहले 5 सेकंड का ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस पूछा है। ऑब्जेक्ट बी ये रहा, डिस्टेंस मतलब एरिया। ट्राइंगल बन रहा है, बेस 5 है, हाइट 20 है। आंसर आ गया 50 मीटर्स। आंसर आ गया बच्चों 50 मीटर। पार्ट 2 में क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। एवरेज बी की एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड में स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया था 50, अगले 5 सेकंड में कितना करेंगे, ये रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ 5 है, ब्रेथ 20 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 100। पहले 5 सेकंड में बच्चों डिस्टेंस था 50, दूसरे 5 में कितना हुआ 100, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है 150, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 10 सेकेंड्स। तो 150 अपॉन 10 इज 15। ये आ गया पार्ट 2 का आंसर, 15 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड पूछी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाल लिया, पहले 5 का 50 निकाला था बेटा, अगले 5 सेकंड का 100 आ गया, 150 हो गया डिस्टेंस, टोटल टाइम था 10, 150 अपॉन 10 इज 15। तो 15 मीटर्स पर सेकेंड। अब बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स वर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। टी का मतलब टाइम पूछा है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पे थे। दोनों ऑब्जेक्ट 12 की स्पीड पे यहाँ पर हैं, पूछा है इस वक्त टाइम क्या हो रहा था। अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम निकालना है तो हमें इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पार्ट 3 लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट तो जीरो है, नजर आ रहा है। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन वाई होगा 20, चेंज इन एक्स होगा 5, 20 अपॉन 5 होता है 4। एस इज इक्वल टू 4 टी। वाई इंटरसेप्ट तो जीरो आया, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे स्पीड थी 12, जब स्पीड 12 है तो टाइम कितना होगा, जब स्पीड 12 है तो टाइम कितना होगा भाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, 12 अपॉन 4 इज 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 सेकेंड्स। और पार्ट 4 में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स हैड ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी मतलब टाइम पूछा है जब दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम हो गया था। अब ऑब्वियस की बात है, जब ऑब्जेक्ट बी 0 से शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट ए जो है वो 12 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट ए ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। यहाँ पे आगे स्पीड सेम हो गई है। अब ऑब्जेक्ट ए जो है, ऑब्जेक्ट बी ने ओवरटेक कर लिया ऑब्जेक्ट ए को, तो जाहिर है जब स्पीड में ओवरटेक कराए तो कहीं ना कहीं आके डिस्टेंस में वो मैच कर लेगी। तो हमें दोनों का एरिया निकालना है सबसे पहले। पहले तो हम पहले 5 सेकंड का एरिया निकाल लेते हैं। पहले 5 सेकंड का एरिया ऑब्जेक्ट ए का आया था 50, ऑब्जेक्ट बी का पहले 5 सेकंड का एरिया आया था बच्चों 50 आया था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ए का एरिया निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए का ये रेक्टेंगल है,
ये होगा 5 × 12। तो ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस आ रहा होगा 60। ऑब्जेक्ट ए आ रहा है 60, ऑब्जेक्ट बी आ रहा है 50। बच्चों मुझे पता है अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, 5 मिनट दो, इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टैग बना देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों की हम करा रहे हैं रेस। ठीक है। ऑब्जेक्ट ए जो है वो 12 की स्पीड से भाग रहा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो 0 की स्पीड से भाग रहा है स्टार्ट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा रहा है। तो जाहिर है ऑब्जेक्ट ए जो है वो लीड पे होगा, ऑब्जेक्ट बी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होगा। 3 सेकंड बाद इनकी स्पीड जो है वो सेम हो गई है, और 3 सेकंड के बाद जो है ऑब्जेक्ट बी की स्पीड ज्यादा है। तो अब ऑब्जेक्ट बी आहिस्ता आहिस्ता इससे जो है ऑब्जेक्ट ए को ओवरटेक करेगा। कहीं ना कहीं जाके ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए अब जो है वो सेम डिस्टेंस पाएंगे। अब मैंने 5 सेकंड बाद जब चेक करा है, तो 5 सेकंड बाद जो है वो ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस आ रहा है 60, और ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस आ रहा है 50। लेकिन यहां पे आप लोग देखो, ऑब्जेक्ट बी की जो स्पीड है वो 20 की स्पीड है, और ऑब्जेक्ट ए की जो स्पीड है वो 12 की है। तो कहीं ना कहीं 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के साथ डिस्टेंस में सेम हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? ये मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि 5 सेकंड बाद जो है वो ए का डिस्टेंस 60 आ रहा है और बी का 50 आ रहा है, लेकिन बी की स्पीड अभी ज्यादा है। बी 20 की स्पीड पे भाग रहा है और ए 12 की स्पीड पे भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बी जो है वो आके ए के साथ डिस्टेंस में सेम हो जाएगा, और वो जो भी टाइम होगा वो 5 सेकंड के बाद ही होगा। तो मैं रेंडमली यहाँ पे कहीं पे टी लिख देता हूँ। समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा ए और बी का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे अब इस टी के हिसाब से इनका ऑब्जेक्ट ए का भी एरिया निकालना है और ऑब्जेक्ट बी का भी एरिया निकालना है। अब मैं इस टी के हिसाब से ऑब्जेक्ट ए का एरिया निकालता हूँ। ऑब्जेक्ट ए का एरिया क्या होगा? ब्रेथ है 12 और लेंथ है टी। तो ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस हो जाएगा 12 टी। ऑब्जेक्ट बी जो है उसका यहां तक आपका डिस्टेंस जो है वो आ गया था 50। ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस 50 आया था, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ब्रेथ है 20 और लेंथ है T-5। बेटा ये बात समझ आ रही है? ये वाली लेंथ जो है वो T-5 होगी। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ होता तो आप लोग बोलते ना ये लेंथ 2 आ रही है, 7 - 5 करते। तो अब यहाँ पे T लिखा है तो आप लोग क्या बोलोगे? ये लेंथ कितनी है? T-5। तो आपने ले दिया 50 + 20 × T-5। अब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं सेम हो रहा होगा। तो इक्वल टू कर दिया। अब टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12T इज इक्वल टू 50 प्लस 20 × T इज 20T। 20 × -5 इज -100। 20T यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 12T - 20T इज इक्वल टू 50 - 100। ये हो गया -8T इज इक्वल टू -50। माइनस माइनस कैंसल। T इज इक्वल टू 50/8 विच इज 6.25। तो 6 मिनट 25 सेकंड बाद जो है ये लोग सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ये पार्ट डी क्लियर है आप लोगों को? ये पार्ट डी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत डिटेल में समझा दिए। सब जवाब दे दो, क्या ये सवाल क्लियर है आप लोगों को?
पार्ट बी देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी का ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। इन द डायग्राम ओपी इज अ कर्व, ये ओपी एक कर्व है। बेटा जब कर्व नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो आप लोगों को पता है इंक्रीजिंग स्पीड होती है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट स्पीड है। स्टेट द वैल्यूज ऑफ D1 एंड D2, ये आपको ऊपर से देखिए बतानी है। ऑब्जेक्ट बी में देखो इंक्रीजिंग स्पीड थी, इंक्रीजिंग कर्व बना हुआ है, फिर कांस्टेंट स्पीड थी, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। 5 सेकंड बाद डिस्टेंस था D1। 5 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना आ रहा था? 5 सेकंड बाद डिस्टेंस आ रहा था 50। तो D1 की वैल्यू हो गई 50। और फिर 10 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना आ रहा था? पहले 5 में 50 आया था, दूसरे 5 में 100 आया था। टोटल डिस्टेंस हो गया था 150। तो D2 की वैल्यू आ गई 150। व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन PQ रिप्रेजेंट? बेटा ये लाइन का जो ग्रेडियंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट से आती है स्पीड। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? कौन सी स्पीड आ रही होगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? कौन सी स्पीड आ रही होगी? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड आ रही होगी। और ये भी इससे रिलेटेड है। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट टाइम 2.5। अब जब टाइम 2.5 हो रहा होगा, हमें उसकी वैल्यू तो नहीं पता यहाँ पे। मैं टेंजेंट अगर बना भी दूंगा सपोज करके, समझो मैं बोल दूं ये 2.5 है, लेकिन मुझे इस लाइन के पे कोई वैल्यूज ही नहीं पता, तो मैं इस ग्राफ को देख के तो ग्रेडियंट नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्जेक्ट बी की स्पीड मैं ऊपर से देख के बता सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि जब टाइम 2.5 हो रहा होगा तो स्पीड कितनी आ रही होगी। इक्वेशन से बताऊंगा। मैंने इक्वेशन पिछले पार्ट में बना ली थी। S = 40। पिछले पार्ट में मैंने इक्वेशन बनाई हुई थी, S = 40। वही इक्वेशन इस्तेमाल कर लूंगा। टी की जगह आ जाएगा 2.5। 4 × 2.5 = 10। मतलब 10। 2.5 पे जो ग्रेडियंट है वो कितना आ रहा होगा? वो आ रहा होगा 10। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट बी देख लो बेटा सुकून से। पार्ट बी में कोई मसला हो तो पूछ लो भाई। बेटा कौन सा पार्ट? बेटा D1 और D2 की वैल्यूज बतानी थी ना। 5 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना कवर किया है? ये हमने पहले पार्ट में निकाला था ना। 5 सेकंड बाद डिस्टेंस कवर किया था 50, तो 50 लिख दिया। और फिर 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किया था? अगले 10 का आया था 100। 50 + 100 = 150। हम लोग पहले ही निकाल चुके थे ये। ये जो है ऑब्जेक्ट बी, जो यहाँ पे जिसका स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ था ना, उसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो सवाल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमें जवाब ऊपर से देके बताने हैं। ठीक है। और आखिरी पार्ट। आफ्टर 10 seconds बोथ ऑब्जेक्ट slowed डाउन
at the same constant rate. Object A came to rest after 9 seconds. Find how many seconds from the start of its motion did object B come to rest. ठीक है, 10 सेकंड जब यहाँ पे हो गए तो दोनों की स्पीड हो रही थी स्लो। ऑब्जेक्ट ए को लगे हैं 9 सेकंड्स जीरो पे आने के लिए। कितने सेकंड लगे ऑब्जेक्ट ए को? 9 सेकंड लगे। और ऑब्जेक्ट ए की स्पीड कितनी थी इस वक्त? ऑब्जेक्ट ए की स्पीड थी 12। 12 के बाद जब ऑब्जेक्ट ए स्लो हो रहा था तो ऑब्जेक्ट ए को 9 सेकंड्स लगे। 12 की स्पीड पे ऑब्जेक्ट ए को 9 सेकंड लगे, तो ऑब्जेक्ट ए की स्पीड थी 20। ऑब्जेक्ट ए को कितने लगेंगे हमें नहीं पता, लेकिन क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 12 की स्पीड पे 9 सेकंड लग रहे हैं तो 20 की स्पीड पे कितने लगेंगे? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12x इज इक्वल टू 29 से 180, x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 सेकंड और लगेंगे। 10 के बाद 15 सेकंड और लगेंगे। एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आने में ऑब्जेक्ट बी को कितना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट हुआ बेटा, 10 सेकंड बाद हो गई स्पीड 20, और 15 सेकंड लगेंगे जीरो पे आने के लिए। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 25 सेकंड का हो जाएगा। टोटल जो ऑब्जेक्ट बी का सफर है वो 25 सेकंड्स का हो जाएगा जो मुझसे मांगा है। मुझे एग्जामिनर ने बोला है कि स्टार्ट से लेकर बताओ कि कितना टाइम लगेगा। तो पहले 10 सेकंड का ग्राफ बना हुआ था, और 15 सेकंड लगेंगे जीरो पे आने में। तो 10 + 15 इज 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड से, मिनट से, सेकंड से 25 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट बी जो है वो रेस्ट पे होगा। ये हमारा 12 मार्क का सवाल कवर हो चुका है B2 का। ठीक है, सबको क्लियर है भाई ये सवाल? अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स जो है वो इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। तो आपको करना क्या है, अभी मैं आज रात में जो है रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, और मैं आप लोगों को 2 PDF भेजूंगा। एक PDF होगी काइनामेटिक्स के लेक्चर की, ठीक है, वो आप लोगों को पूरा कॉपी करना है। दूसरी PDF होगी काइनामेटिक्स के पास पेपर की, जिसमें पहले 20 सवाल जो है वो सॉल्व हुए हुए होंगे। 10 मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए, 10 मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए। बाकी 10 के मैं आपको सोल्यूशन भेज रहा हूँ। 10 से 20 की भी आप लोगों के पास सोल्यूशन है, वो आप लोग खुद 1 से 10 फिर से करना पहले तो, ताकि वापस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जहन में। 10 से 20 जो है वो आप लोग सॉल्व करोगे। नहीं समझ आ रहा होगा, सोल्यूशन आप लोगों के पास मौजूद होगा। फिर भी समझ नहीं आया, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर 20 से लेकर हमारे पास काइनामेटिक्स में सवाल कितने हैं टोटल? 37 सवाल हैं। तो फिर 20 से 37 आप लोग खुद से करोगे, तब जाके आप लोगों का काइनामेटिक्स का टॉपिक पक्का होगा। तो ये 5 दिन आपको लग के मेहनत करनी है, काइनामेटिक्स पे भी और इनइक्वालिटीज पे भी। इनइक्वालिटीज फिर भी आसानी से हो जाएगा, काइनामेटिक्स में थोड़ी मुश्किल होगी। तो काइनामेटिक्स में बेटा जिस तरह मैंने बताया, अगर उस तरह ही काम करोगे मेहनत से तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा काइनामेटिक्स। ठीक है, ये बात बेटा मेरे अपने पास पेपर्स हैं, उस उनका आप मुझे मैसेज करके अपना ईमेल एड्रेस भेजो तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा ना, वहां से आप पास पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।